मित्रों, आप सभी जानते हैं कि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। 2 सप्ताह के बाद भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 25 वर्ष के काल को अमृत काल कहा है और यह एक सुखद संयोग है कि इस समय भारत की महामहिम राष्ट्रपति पहली बार आदिवासी समुदाय से उठकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। मेरे विचार से स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बेहतर स्वतंत्रता की सार्थकता नहीं हो सकती जिसमें महात्मा गांधी के हिंद स्वराज, लोकमान्य तिलक के पूर्ण स्वराज्य और दीनदयाल जी के अंत्योदय का स्वप्न पूर्णता साकार हो। परंतु दुख का विषय यह है कि इस अमृत काल में भी किस प्रकार का विष उगला जा रहा है, इसकी वानगी हम दिल्ली में देख रहे हैं कि किस प्रकार के अवमानना के शब्द, एक तरफ राष्ट्रपति पद की गरिमा के प्रति अवमानना और दूसरी तरफ समाज के सबसे पिछले पायदान के ऊपर, सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए समाज के वर्ग के प्रति किस प्रकार की अवमानना है, यह दिख रहा है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहाँ निश्चित रूप से यहाँ के सभी निवासियों के लिए ये और भी सुखद और गौरव का क्षण है। परंतु ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ की सरकार भी अपने संवैधानिक दायित्व और सामाजिक दायित्व का निर्वहन न करते हुए जो अवमानना दिल्ली में दिखाई पड़ रही है, वैसी ही तिरस्कार और अवमानना का भाव आदिवासी समुदाय के प्रति छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है। जो हमारे सांसदों ने भी यह विषय उठाया कि 3 वर्ष में 25,000 से अधिक बच्चों की मृत्यु हुई, जिसमें भारी संख्या में वह आदिवासी समुदाय के थे। 13,000 नवजात बच्चे और 3800 के करीब कुपोषण के शिकार होकर काल के गाल में समा गए। बीमारी और कुपोषण की स्थिति यह है कि उस आदिवासी समुदाय में 67% महिलाएं एनीमिक, यानी किसी न किसी प्रकार की रोग ग्रसित होने की संभावना से ग्रसित हैं। तो यह दर्शाता है कि सिर्फ उनकी कथनी ही इसके विरोध में नहीं है, जो उनकी करनी है वो भी इसी के विरोध में दिख रही। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे गरीबों को आवास उपलब्ध कराना हो, उसको लेकर भी यहां की सरकार का जो रवैया रहा है वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि केंद्र से जो योजना आई जिसके अनुसार 8 लाख गरीबों को आवास मिलना था और यदि वहां लागू होती तो 16 लाख गरीबों को घर मिलता, परंतु वह योजना सिर्फ इसलिए लागू नहीं हुई कि मोदी जी के प्रति उनको ईर्ष्या और वैमनस्य की राजनीति करनी। और यह हमारा वक्तव्य नहीं है, यह तो स्वयं यहाँ की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा दिया गया वक्तव्य है। तीसरा बिंदु यह है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक नहीं, अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध का विषय हो, चाहे अन्य प्रकार के अपराध हों, वह निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण विषय इस ढंग की कानून व्यवस्था की चीजों के लिए सरकार के मन में क्या भाव है और सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री जी के मन में क्या भाव है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय यहां कवर्धा में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत संवेदनशील थी और इंटरनेट बंद किया गया था, और उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली में 3 दिन तक डेरा डाले हुए थे बगैर किसी शासकीय कार्य के, जिसका छत्तीसगढ़ की जनता अथवा उनके संवैधानिक दायित्व से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था। वो अपने पार्टी के एक अदद नेता के लिए धरना देने गए थे, जो उनके नेता महोदय न पार्टी के अध्यक्ष थे न पार्टी के नेता प्रतिपक्ष थे। तो यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि अपने संवैधानिक दायित्व को दरकिनार करके वह इतने लंबे समय तक बार बार कौन से राजनीतिक
कौन से संवैधानिक और कौन से शासकीय, यानी कौन सी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद यदि आप देखें तो यह वह राज्य है जहां चुनाव के समय यह वादा किया गया था कि बेरोजगार युवकों को 2,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जिसके लिए आज तक वो बाट जो रहे हैं और सरकार धीरे धीरे अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष की तरफ प्रवेश कर रही है। और इतना ही नहीं, अभी हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी गए विशेष पर्यवेक्षक बन के, और वहां पे कांग्रेस पार्टी यह वादा करती है कि संविदा के कर्मचारियों को नियमित कर देंगे। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, वहां तो वादा करके आते हैं, यहां तो सत्ता आपके हाथ में है, यहां कर क्यों नहीं रहे हैं? और कथनी और करनी का जो यहां अंतर है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, यही सबसे बड़ा विश्वसनीयता का संकट यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है कि कहीं और जाकर कुछ और करना कहना, और जहां पे आपकी सत्ता है वहां पर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अभी मैंने देखा कल परसों में कि उन्होंने यहां पर गोमूत्र को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, गौ सेवा आयोग हमने बनाया था, गौ सेवा का जो संकल्प है, उस संकल्प की सार्थकता को उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। परंतु यह भी देखना है कि उसमें जिस प्रकार से किसानों से लिया जा रहा है और जिस प्रकार से किसानों को दिया जा रहा है, मैं उसमें आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, परंतु छत्तीसगढ़ की जनताएं देख रही है, उसमें किसान और जन कल्याण का विषय कम और उसमें लाभ का उपयोग अधिक दिखाई पड़ रहा है। परंतु इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि जब यह सार्थकता दिख रही है कि गौ माता से मिलने वाले गोमूत्र, गोबर, और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा A2 मिल्क, जो सबसे बेहतर मिल्क माना जाता है, वो गाय से प्राप्त होता है, इन सारी चीज़ों की सार्थकता छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बहुत उपयोगी है। परंतु उस उपयोगिता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को अपने उन गुनाहों के लिए भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए जो इस विषय को लेकर यत्र तत्र सर्वत्र बोला जाता था। और इतना ही नहीं, केरल में सड़क के ऊपर बीफ पार्टी तक की गई थी। तो मेरे विचार से यदि ईमानदार हैं इस प्रयास में, तो ईमानदारी से इस ढंग के कुकृत्यों के लिए माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, तब जनता को वास्तविकता में विश्वास होगा। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार आने के बाद 2014 के बाद जो जैविक अर्थव्यवस्था है, यानी जिसे बायो रिलेटेड इकोनॉमी कहते हैं, उसमें भारी अंतर आया है। 2014 में वो 10 बिलियन US डॉलर की अर्थव्यवस्था थी, अब वो 80 बिलियन US डॉलर की हो गई। यानी 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 गुना हम लोगों ने उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है और 2030 तक हम उसे 300 बिलियन यानी 2014 के मुकाबले करीब करीब 30 गुना करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। और वह अर्थव्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पर की ऑर्गेनिक फार्मिंग और जैविक खेती का लाभ मिल सकता है, यदि प्रधानमंत्री जी के इस विजन को ईमानदारी से लागू करेंगे तो मेरे विचार से छत्तीसगढ़ की यह जनता को बहुत लाभ होगा। परंतु मैं यह कहना चाहूँगा, लाभ के लिए विश्वास होना भी जरूरी है। परंतु हम सब ने देखा है कि यहाँ सरकार ने विधान भवन के अंदर संख्या बल के आधार पे विश्वास मत भले ही तकनीकी दृष्टि से जीत लिया हो, परंतु मन के अंदर कितना अविश्वास सरकार के भिन्न भिन्न नेताओं के मन में है, यह बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी के मुखिया श्री भूपेश बघेल, अब भूप का अर्थ होता है राजा, ईश का अर्थ होता है भगवान, और दूसरी तरफ सिंह भी हैं, देव भी हैं। अब इन दोनों में से कौन वास्तविकता में
पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, परंतु वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। परंतु मैं कहना चाहूँगा कि बाघ और सिंह दोनों के बीच में जो 36 का आंकड़ा है वो कांग्रेस के इस गढ़ पर बहुत भारी पड़ने वाला है। यह निश्चित मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की जनता यह साफ देख रही है कि जनता के सरोकारों से अधिक सत्ता के सरोकारों से जुड़े हुए आपसी संघर्ष में लगे हुए और दिल्ली में केवल विशेष कारणों से अपनी राजनीतिक संभवतः कुर्सी की रक्षा के लिए गमनागमन करने में संलग्न यानी दौड़ा भागी करने में लगे हुए नेतृत्व से छत्तीसगढ़ की जनता निश्चित रूप से ऊब चुकी है। और मेरा ये विश्वास है कि इन कारगुजारियों के चलते हुए अगले वर्ष होने वाले चुनावों में छत्तीसगढ़ की जनता इसका माकूल जवाब देगी। और मैं अपनी बात समाप्त वहीं से करता हूं जहां से मैंने प्रारंभ किया था। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, राज्य है, जहां पर हमारे कार्यकाल में कल्याण के अनेक कार्य हुए। और इस कार्यकाल में अगर आप देखें तो जब जब कांग्रेस का शासन आता है तो आदिवासी समाज या तो नक्सलियों के चंगुल में या धर्मांतरण के चंगुल में फंसा हुआ दिखाई पड़ता है।